राधे राधे मित्रों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी गाय माता का और हमारा बहुत गहरा संबंध है। गाय माता ने हमें पाला है, हमें समृद्धि की राह दिखाई है। गाय के ऊपर ही हमारा जीवन निर्भर करता था। गाय हमारे घर में एक सदस्य के रूप में रहती थी और सदस्य के रूप में नहीं, हमारी माँ बन के रहती थी, क्योंकि उसी के दूध से हमारे जीवन की शुरुआत होती है। हम पलते थे, स्वस्थ रहते थे, निरोगी होते थे और हम सुदृढ़ शरीर को प्राप्त करके शक्तिशाली बन के अपने जीवन का निर्वाह कर पाते थे। लेकिन अब हमारी गौ माता बहुत दुखी है, क्योंकि एक तो संख्या ही कम हो गई। ऐतिहासिक गणनाओं से पता चलता है कि जब हम आज़ाद हुए तो देश की आबादी तो 34-35 करोड़ के आसपास थी, लेकिन गाय माता की संख्या करीब 90 करोड़ से ज़्यादा थी। आज बिल्कुल विपरीत स्थितियाँ बन गई हैं। आज गाय की कुल संख्या है 2-3 करोड़ के आसपास रह गई है। कुल जो मवेशी की संख्या है वो ही 30 करोड़ के आसपास है। उसमें जर्सी गाय हैं, भैंसें हैं, घोड़े हैं, गधे हैं, खच्चर हैं, ऊँट हैं। ऊँट के मामले में जान के आप तो और आश्चर्य करोगे कि ऊँटों की संख्या 2-2.5 दशक पहले तक करीब भारत में 25 लाख से ज़्यादा थी। अब ऊँटों की संख्या भी हज़ारों में आके सीमित रह गई है। मात्र 70 से 80 हज़ार ऊँट बचे हैं। आने वाले कुछ ऐसे वर्ष होंगे कि आपको ऊँट देखने के लिए सिर्फ चिड़ियाघर जाना पड़ेगा। लोगों ने ऊँट पालना छोड़ दिया, उसके पीछे अलग कहानी है। मैं तो गाय माता की बात कर रहा हूँ। आज गाय माता पर बहुत चर्चाएँ होती हैं, कई तरह के प्रोडक्ट बनाने सिखाए जाते हैं, या ताकि गाय माता से हम कुछ मदद ले सकें, गाय माता की सेवा कर सकें, क्योंकि हम अपने इतने सामर्थ्यवान तो है नहीं। पहला समय तो ऐसा था कि हमारे घर की, हमारे रसोई की पहली रोटी गाय माता के लिए जाती थी। हम गाय माता को एक बोझ के रूप में नहीं देखते थे, अपने सदस्य के रूप में देखते थे। लेकिन अब तो ऐसी स्थितियाँ हो गई, हम अपने माँ बाप को भी बोझ रूप में स्वीकार करने लगे हैं। हम माँ बाप से भी अपेक्षा करते हैं कि वो हमें हमारी वयस्कता में हमें पालें, अपनी पेंशन से हमें सिंचित करें। तो हम गाय माता को कैसे रख सकते हैं? लेकिन गाय माता की स्थिति बहुत दुखी होती चली जा रही है, और शायद यही कारण है कि जब से गाय माता की अवहेलना शुरू हुई, गाय माता को हमने अपने घरों से निकालना शुरू किया, उसी से समय से हमारा जीवन बेचैनी से भरता चला गया, दुखों से भरता चला गया। हमारा शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित हो गया, हमारे शारीरिक विकास की जो प्रक्रिया है वो धूमिल पड़ने चली शुरू हो गई। अब तो हज़ार रोग हमें पीड़ित करते हैं। रोगों की संख्या सीमित ही नहीं हो रही है। हर रोज़ नए नए रोगों का सामना हमें करना पड़ रहा है। जो रोग कभी सुनने में नहीं आते थे, अब वो चारों तरफ देखने में आ रहे हैं। लोग बैठे बैठाए बीमार हो जाते हैं। लोगों को बैठे बैठे हार्ट की परेशानी शुरू हो जाती है, हार्ट अटैक आ जाते हैं, ब्रेन स्ट्रोक आ जाते हैं, कैंसर की शुरुआत हो जाती है, आर्थराइटिस। कहाँ 90 साल की 100 साल की उम्र में हमारे बुजुर्ग सहजता से कई किलोमीटर पैदल चल लेते थे। 80 साल की उम्र में 70-80 किलो वजन सिर पर लाद के हमारे लोग कई किलोमीटर आराम से चल ले पाते थे। अब तो स्थितियाँ बिल्कुल बदल गई हैं। तो लोग कई तरह के प्रोडक्ट बनाना सिखाते हैं, उससे हम अपना पालन कर पाएँ और गाय माता को भी कुछ सहजता दे पाएँ, ऐसे सिखाते हैं। इसके लिए सबसे पहला तो यह है तो गाय माता का दूध का उत्पादन बढ़ाया जाए। भारत की जो गाय है सबसे कम दूध देती है, क्योंकि हम परवरिश ही ऐसा नहीं करते, उसकी पालना ही ऐसी नहीं है। वो जन्म देते ही निर्धनता का शिकार हो जाती है। हम उसके बछड़ों को, बच्ची को दूध ही नहीं देते, चारा नहीं देते, लेकिन आप क्या करते हैं कि वो हर मात्रा में दूध दे। जब वो दूध देने की स्थिति में आ जाए तो हम कहते हैं कि 6 महीने उसको थोड़ा अच्छा खिला दें, लेकिन हमारी बाल्टी भर दे। लेकिन जितना उसकी सामर्थ्य है उससे ज़्यादा सामर्थ्य कैसे दे सकती है? क्या हम उसका खून निकाल लें? हम खून दान करते हैं। आज रक्तदान को सबसे प्रमुख दानों में गिना जाता है। क्या हम किसी समय खून दान करने चले जाएं तो अपेक्षा से ज़्यादा दान दे दें? यदि किसी को 4 बोतल की ज़रूरत है तो क्या 4 बोतल हमारे शरीर से निकाल के देंगे आप? हमारी जो इतनी सुनिश्चित मात्रा, निर्धारित मात्रा है, उतनी ही हम खून को दान कर सकते हैं। यही गाय माता के साथ भी है। लेकिन गाय माता का सिर्फ दूध ही नहीं, आजकल तो गोबर की उपयोगिता को भी कई तरह की योजनाएं चल रही हैं। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, ये आप भी कर सकते हैं। और ये एक समय बहुत प्रमुख चीज़ बन के उभरी थी कि गोबर गैस प्लांट लगाओ, बायोगैस प्लांट लगाओ। 1980 और 90 तक भारत में गोबर गैस प्लांट की बहुत क्रांति सी मची हुई थी। और इसीलिए उस थोड़ी सी अवधि में, यदि 1990 तक की बात करें तो हमारे देश में 12.5 लाख से ज़्यादा गोबर गैस प्लांट थे। उनमें से अधिकांश गोबर प्लांट आज बंद हैं, निष्क्रिय हैं।
खंडर बने खड़े हैं जिन पर लाखों रुपए लोगों ने लगाया, वो सफल नहीं हो पाए। 2012 तक तो उनकी संख्या 45 लाख से ज़्यादा पहुंच गई और उनमें से आज अधिकांश निष्क्रिय अवस्था में हैं। थोड़े बहुत हैं जो कारगर हैं, लेकिन फिर भी सरकारें इसको प्रमोट कर रही हैं। बहुत लोगों ने गोबर गैस प्लांट लगाए, अपने घरों में लगाए, खेतों में लगाए, घर में रोटी बनाने के लिए लगाए, प्रकाश के लिए लगाए, लेकिन वो ज़्यादातर कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन चाइना में, चाइना ने गोबर गैस बनाना हमसे सीखा। चाइना में गोबर गैस की शुरुआत 1990 के बाद हुई है और हमारे यहाँ गोबर गैस प्लांट लगाने की शुरुआत 1853 में हुई थी और विश्व में सबसे पहला गोबर गैस प्लांट भारत में मुंबई में चला गया। लेकिन हम असफल हो गए। उसका कारण ये था कि या तो हम पूरी तरह से प्रशिक्षित नहीं थे, हम उसको सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाए, हमने आधी अधूरी जानकारी लेकर इस सब्सिडी के फेर में आकर गोबर गैस प्लांट लगाना शुरू कर दिया, इसलिए वो हमें हमारी आर्थिक स्थिति में सूट नहीं कर पाया, इसलिए वो धीरे धीरे बंद हो गया। हम प्रशिक्षित नहीं थे, एक बार लग गया, महीना 2 महीना चल गया, उसके बाद यदि उसमें कोई कमी आ गई, साफ सफाई नहीं हुई, उसको सही तरह से व्यवस्थित नहीं कर पाया, वो बंद हो गई। लेकिन आज आपके लिए बताना चाहूँगा कि यदि आप गाय के गोबर से दिए बनाना सीखते हैं, मूर्तियाँ बना के आप जीवन अपना चलाना चाहते हैं या ऐसे छोटे मोटे कार्य करते हैं, वो तो बहुत कठिन परिश्रम के कार्य हैं। आप गाय के दिए बना के पेट नहीं पाल सकते, ना गाय रख सकते हैं, लेकिन गोबर गैस के प्लांट से आज आप चाइना जैसी समृद्धि पा सकते हैं। चाइना में नहीं, पूरे दुनिया के बहुत सारे देश हैं जहाँ गोबर गैस पर बहुत भारी काम हो रहा है, क्योंकि आप गोबर गैस को सिर्फ रसोई में प्रयोग नहीं कर सकते, सिर्फ लाइटिंग के लिए प्रयोग नहीं कर सकते, आप बहुत सारी भारी से भारी मशीन चला सकते हैं, वाहन चला सकते हैं, उनको कंप्रेस्ड करके, कॉन्सेंट्रेट करके आप अपने स्कूटर को, मोटरसाइकिल को, कार को, ट्रक को, बस को, ट्रैक्टर को, इंजनों को खेती के लिए बहुत सारे उसका उपयोग कर सकते हैं, उसको बेच सकते हैं और वो उसी कीमत में बिकेगी जो ईंधन आपको बाज़ार से खरीदना पड़ता है। सरकार इसके लिए आपको नई नई गाइडलाइन दे रही है, आप करके देखिए। लेकिन ये कार्य कोई सहज कार्य नहीं है कि आप बैठे बैठाए इस पर शुरू कर दें। इसके लिए प्रशिक्षित होने की आवश्यकता है, योजनाबद्ध होने की आवश्यकता है और एक समूह बनाने की आवश्यकता है। समूह बना के योजनाबद्ध तरीके से, सही प्रशिक्षण से आप गोबर गैस पर काम करेंगे तो न केवल आप उद्योगपति बनेंगे बल्कि सैकड़ों लोगों को आप रोजगार दे पाएंगे और इस बिज़नेस को लाखों से उठा के करोड़ों तक ले जा सकते हैं। क्योंकि पूरी दुनिया में ये उदाहरण है। आप इस संबंध में मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको कुछ गाइडलाइन दे सकता हूँ, प्रशिक्षण की प्रक्रिया भी दे सकता हूँ, पूरी योजना बनाने में मदद कर सकता हूँ कि पूरी दुनिया में गोबर गैस को लेकर, इस अल्टरनेटिव ऊर्जा के साधन को लेकर बहुत सारी रिसर्च हो रही है, बहुत सारी खोज हो रही है। रिसर्च को तो अब दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रक्रिया हमें मालूम है, उसमें सुधार की प्रक्रिया है, उसकी सक्सेसफुल रेट को बढ़ाने की प्रक्रिया है। क्योंकि हम जिस गोबर के प्रोजेक्ट से गैस की उत्पादन की शुरुआत करते हैं, वो प्रोसेस थोड़ा धीमा रहता है, उस प्रोसेस को बढ़ाया जा सकता है, उस फर्मेंटेशन की प्रक्रिया को और तीव्र किया जा सकता है। अभी हम जितना गोबर इस्तेमाल करते हैं उसका सिर्फ 20% इस्तेमाल होता है, बाकी का सैलरी बन जाता है, खाद के रूप में प्रयुक्त होता है, बिकता वो भी है लेकिन कोई ज़्यादा मूल्यवान नहीं रह जाता है। आप 8 रुपये किलो गोबर खरीदेंगे और 8 रुपये किलो का ही खाद बेचेंगे तो आपको क्या लाभ होगा? आपके ऊपर बोझ हो जाएगा, मेहनत वैसी गई, आपने प्रोजेक्ट पर लाखों रुपए लगाए, ब्याज भी पूरा नहीं हो पा रहा है। लेकिन यदि आप गोबर गैस को सही तरह से प्रयोग करेंगे, उसका सही उपयोग करेंगे तो आप एक उद्योगपति की तरह अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, नए नए उसके उपयोग ढूंढ सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है। भारत की बात छोड़ो, चीन में करीब 2.5 करोड़ से ज़्यादा गोबर गैस प्लांट हैं। उसकी औद्योगिक क्रांति का, उसकी जो आर्थिक स्थिति की रीढ़ गोबर गैस पर टिकी हुई है। और चाइनीज़ जो हैं, चीनी जो वैज्ञानिक हैं, गोबर गैस के बारे में, गोबर गैस प्लांट के बारे में कुछ नहीं जानते थे, उन्होंने भारत से सीखा, लेकिन उसमें निरंतर शोध किए, उन्नति की, तरक्की की, तो वो इतने आगे निकल गए। और चाइना को भी छोड़ दो, गोबर गैस पे तो काम ब्रिटेन में भी हो रहा है, यूके में भी हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, नीदरलैंड में हो रहा है, फिनलैंड छोटा सा देश है, सबसे समृद्धशाली देश है और वो जो पॉल्यूशन को लेकर बहुत सचेत है, संवेदनशील है, वो किसी तरह के पॉल्यूशन को सहन नहीं करता,
फिर भी उसके ऊपर पॉल्यूशन का इफेक्ट पड़ ही रहा है, क्लाइमेटिक चेंज का असर पड़ ही रहा है। क्लाइमेटिक चेंज आज हमारे जीवन की सबसे प्रमुख समस्या बन गई है और उसके कारण हम जितना धन कमाते हैं, जितनी कंस्ट्रक्शन करते हैं, उससे ज़्यादा का विनाश कर रहे हैं। इसी के कारण पानी की गिरावट होती जा रही है, बीमारियां बढ़ रही हैं, हमारे स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है, हमारी उम्र घट रही है, हमारी खेती का प्रोडक्शन घटता जा रहा है। बहुत सारे नुकसान सिर्फ क्लाइमेटिक चेंज के कारण हो रहे हैं और आने वाले कुछ सालों में देखोगे कई शहर लुप्त होते चले जाएंगे, बाढ़ें आएंगी, भूकंप आएंगे, सूखा पड़ेंगी, उसका भी तो नुकसान हमें उठाना पड़ेगा। तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जो पॉल्यूशन को लेकर, क्लाइमेटिक चेंज को लेकर बहुत संवेदनशील हैं। उसमें एक फिनलैंड भी है। फिनलैंड छोटा सा देश है लेकिन समृद्धशाली और सीधा शहर है, देश है। वहाँ गोबर गैस का सबसे बड़ा प्लांट सक्सेसफुल चल रहा है। हमारे यहाँ कोई भी प्लांट इतना सक्सेसफुल नहीं है। कुछ प्लांट घोषित होते हैं, उन्हें बनाने में वर्षों लग जाते हैं। वैसे भारत सरकार ने पिछले बजट सेशन में 500 गोबर गैस के बड़े प्लांट लगाने की घोषणा की है, उनकी शुरुआत भी हुई है। अब बनेंगे, सक्सेसफुल चलेंगे तो बात दूसरी है। घोषणा तो हुई है, बनते भी हैं। कुछ प्राइवेट गोबर गैस के प्लांट हैं जो आज भी यथावत चलते हैं, लेकिन वो इसलिए चलते हैं कि उनमें ज़्यादातर पैसा चैरिटी का लगा है, दान का लगा है, इसलिए उन्हें नफ़ा नुकसान का कोई चिंता नहीं रहती। वो जितना पैदा उससे उनको मिलता है उससे गुजारा हो जाता है, क्योंकि उसमें आर्थिक स्थिति नहीं रह जाती है। लेकिन यदि आप गोबर गैस को अपनी आर्थिक दशा सुधारने के लिए, उद्योग के लिए, इंडस्ट्री के लिए उपयोग करना चाहते हैं, उसके विस्तृत लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको आपको सही योजना बनाकर, योजना तरीके से आगे बढ़ना हो और सही तकनीक, सही बुद्धि, सही सहयोग के माध्यम से आप इसमें कामयाब हो सकते हैं और इसमें अपार संभावना है। यदि छोटे छोटे काम करेंगे तो छोटे छोटे कामों में तो लोगों ने वैसे छोड़ दिया। आप सोचोगे, मैं उदाहरण के रूप में बताऊं कि आप गांव में रहते थे, वैसे हमें से ज़्यादातर लोग जो वीडियो देखने वाले हैं गाँवों में नहीं रहते, वो शहरों में रहते हैं। शहरों में चाहे वो मजदूरी करते हैं, छोटे कमरों में रहते हैं। आपने गांव, आपके माँ बाप ने गांव इसलिए नहीं छोड़ दिया कि वो गाँवों से दुखी थे, वो रोज़गार की तलाश में थे कि गाँव में रोज़गार बचा लें। और रोज़गार क्यों नहीं बचा? आपने कभी सोचने का प्रयास किया है? प्रयास नहीं किया क्योंकि आपने कभी सोचा ही नहीं गंभीरता। रोज़गार के साधन इसलिए कम हुए, एक तो हमारे पूर्वजों की ज़मीनें थी, एग्रीकल्चर खेती की ज़मीन थी, वो विभाजित हो गई। उनके पास यदि 20 बीघा ज़मीन था, 4 बच्चे थे, तो प्रत्येक बच्चे के पास 5-5 बीघा ज़मीन बची। और यदि उनके 2-2 बच्चे हुए तो फिर 1.5 बीघा ज़मीन बची। 1.5 बीघे से तो परिवार अपना जीवन का नहीं चला सकता ना। पूरा परिवार, चाहे वो 20 बीघे के लिए काम करे या 1.5 बीघे के लिए काम करे, पूरा परिवार उसमें इन्वॉल्व रहता है। किसान का पूरा परिवार खेती के काम में संलग्न रहता है। यदि उसको 1.5 बीघे से अपना पेट ही भरने में सहायता नहीं मिल रही तो उस पर क्यों श्रम करेगा, क्यों मेहनत करेगा? तो वो छोड़ देगा उसे, फिर मजदूरी करने के लिए शहर में भागेगा। मजदूरी शहर में तलाशेगा, रोजगार शहर में तलाशेगा। तो वो इसलिए गांव छोड़ के नहीं आता कि शहर उसको आमंत्रित करता है, वो मजबूरी में आता है। और मजबूरी ये थी, एक तो जनसंख्या इतनी बढ़ गई, हमारे खेत बट गए। तो आप यदि आप गोबर के काम ऐसा करना चाहोगे, इसमें आपकी मेहनत ज़्यादा हो, आपको प्राप्ति ना हो, तो उसको छोड़ दोगे। सीखने के लिए भी पैसा दोगे, लेकिन उसका उपयोग कोई नहीं। अब दिए बनाएंगे, दिए बनाने तो फिर कुम्हार का काम खराब थोड़ी है। पूरा कुम्हार का काम करो, दिए के साथ में और भी चीज़ें बनाओ, क्योंकि एक चीज़ नहीं बिकेगी तो पूरे साल तो रोज़गार मिलेगा। आप यदि गाय के गोबर के दिए बनाओगे तो वो साल में एक बार ही चलेगा। दीपावली पर आपकी थोड़ी बिक्री हो जाएगी। या फिर आप मूर्तियाँ बनाएंगे, गणेश लक्ष्मी की मूर्ति बनाएंगे, तो गणेश लक्ष्मी की मूर्तियाँ भी दीपावली पे थोड़ी बहुत बिकेंगी, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर पाएंगे ना। या कुछ और चीज़ें बना लोगे, लेकिन काम वो करो ये पूरे साल चले, सही स्तर पर चले, जो सही रोजगार का साधन बन सके। और गाय के गोबर में ऐसे बहुत सारे गुण हैं कि हम हर रोजगार के लिए गाय के गोबर का सही उपयोग कर सकते हैं, नई दृष्टि दे सकते हैं। नई दृष्टि के लिए नई विवेचना की आवश्यकता है, नई योजना की आवश्यकता, नई इसे कहते हैं ऊर्जा की आवश्यकता है। तो गाय के गोबर के बहुत सारे उपयोग हो सकते हैं। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने गाय के गोबर का दिया कि आप गाय के गोबर को गोबर गैस प्लांट के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। उससे अच्छी आर्थिक स्थिति अपनी सुदृढ़ कर सकते हैं। गोबर गैस की एक बड़े लेवल पर उत्पादन करके बहुत सारे
अपने लिए भी काम कर सकते हैं, सरकार की मदद भी कर सकते हैं। लेकिन गोबर गैस के तो बहुत सारे उपयोग हैं। गोबर गैस के माध्यम से आप जो अनुपजाऊ भूमि है, बंजर भूमि की समस्या भी तेजी से बढ़ रही है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश में हर साल 13% भूमि जो बंजर की तरफ बढ़ रही है। हर साल 13% भूमि बंजर की तरफ बढ़ती जा रही है, बंजर होती जा रही है। उसकी उत्पादकता घट रही है। और इसमें से ज़्यादातर भूमि तो ऐसी है जो अपनी उर्वरकता पूरी तरह खो देती है। और उसका कारण क्या है? पहला कारण तो ये पानी की कमी। पानी की कमी चारों तरफ फैल रही है। दूसरी कमी है कि हम जो उसमें खाद डालते हैं, यूरिया को ले लें, यूरिया खाद इस खेतों में डाला जाता है, वो 3 या 4 साल के बाद सीमेंट जैसा बनना शुरू होता है। उसकी पानी को ग्रहण करने की क्षमता सीमित हो जाती है। उसमें जो जीवाणु होते हैं वो मर जाते हैं। उसमें अर्थवर्म, केंचुआ आदि पल ही नहीं पाते क्योंकि विषाक्त हो गई, वो कठोर हो गई। ना तो उसमें हवा जाती है, ना उसमें जल रुकता है, मृदता खत्म हो जाती है, उसकी आर्द्रता खत्म हो जाती है। तो इस बंजर भूमि को भी पुनः उपजाऊ बनाने में गाय का गोबर आपकी बहुत मदद कर सकता है। लेकिन ये भी वो नहीं कि आपने गाय के गोबर का ढेर बनाया, उसे कुछ थोड़ा बहुत प्रक्रिया से खाद बना लिया, गाय और खेतों में बिखेर दिया, इससे कुछ नहीं होगा। उसके लिए भी वैज्ञानिक बुद्धि की आवश्यकता है। उसके लिए भी नए सिरे से सोचने की आवश्यकता है। नए सिरे से सोचेंगे तो ये भी आपकी आर्थिक समृद्धि का सूत्र बन सकता है। और गाय के गोबर के ऐसे बहुत सारे रास्ते खोज सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बन